hegemonic wars हो रही है उसके बारे में सारी बात करेंगे. What is the new world order? We are going to talk about the what is the new world order जो आगे बनने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे. और complete history of Venezuela US conflict, complete history में बताऊंगा. Role of Monroe Doctrine, Monroe Doctrine है क्या और उसका रोल कितना इसमें what's it called आता है उसके बारे में बात करेंगे. Mistakes that Venezuela made, हम वो भी बात करेंगे सारी की सारी. And US departure from liberal world order that it created itself, हम उसके बारे में बात करेंगे. यूएस ने जो अपना लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया था खुद ही उसे दबा कर रहा है. बात करेंगे उस बारे में क्यों कर रहा है. Hegemonic wars, global energy politics, और lastly role of MNCs, Netanyahu, tech bills, Epstein files, and drill the Trump की policy है. And lastly we're going to talk about what's next, what's going to happen. So let's start. अपने पेन एंड पेंसिल अपने सारा कुछ निकाल के रखें and let's start the lecture. तो पहले तो हम करंट सिनेरियो की थोड़ी सी बात करते हैं. करंट सिनेरियो, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिड अ स्मॉल स्केल ऑपरेशन, जिसे कहते हैं मिनी अटैक यूजिंग इट्स डेल्टा फोर्स to attack Venezuela, killing almost 100 people, kidnapping Maduro and his wife, और उनको यूएस ले गए. शुरू में इन्होंने ये किया, आपको जैसे कि नजर थोड़ी बेसिक चीजें करंट सिनेरियो, क्योंकि हमने इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स में बात करनी होती है. फ्रॉम द करंट सिनेरियो देन वी गो टू द हिस्ट्री, देन वी गो टू द आर्गुमेंट्स. हम उस तरीके से लेके चलेंगे इस लेक्चर को इंशाल्लाह. तो ट्रम्प ने कहते अटैक किया, almost 100 people were killed and Maduro and उसकी वाइफ को कहते हैं एक तरह से किडनैप भी कर लिया ना. Point number 2, Maduro has been presented in the court in New York on charges of narco terrorism. उस पे इल्जाम क्या लगाया, नार्को टेररिज्म का. नार्को मींस ड्रग्स, के ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है टेररिस्ट. आगे सारी इसके बारे में बात करेंगे, क्या बात हुई थी और क्या बात की गई थी. मडूरो ने जैसे इसको न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया गया, he plead not guilty, says he is the president of a sovereign state. उसने कहा कि मैं sovereign state का president हूँ. Why are you doing this to me? And he was paraded in New York as a show of power. पूरे न्यूयॉर्क में पिछले दिनों अगर आप देखें, उसको कहते हैं न्यूयॉर्क में परेड किया गया था, लाइक ही वाज लिटरली सेंट ऑल ओवर न्यूयॉर्क. उसको फिराया गया था जानबूझ के, बिकॉज दे वांटेड टू शो देयर पावर. तो इस वजह से यू कैन से कि यूएस इज डूइंग अ शो ऑफ पावर एंड डोमिनेंस जस्ट बिकॉज टू मेक हिम फील गिल्टी, और दूसरी दुनिया को दिखाने के लिए कि वी आर पावरफुल एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन. सो आगे चलिए. ग्लोबल रिएक्शन क्या है? ग्लोबल रिएक्शन वाज लूकवार्म. लूकवार्म मींस कि बेसिकली बस कह रही है लगी लिपटी बात कर दी. और आगे हम बात करते हैं यूएन बेसिकली हैज फेल्ड इन एवरी सिंगल वे. यूएन पूरे का पूरा इस तरह इसके अंदर फारग हो चुका हुआ है. और द वर्ल्ड फील्स अनईजी as the clouds of World War III or potential new conflict are imminent. ये थोड़े से पॉइंटर्स हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की बात आ गई है और पोटेंशियल न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इमिनेंट हो गए हैं जो निकलेंगे. अच्छा, ये है करंट सिनेरियो. इफ यू गाइस वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ये करंट सिनेरियो हो गया. फिर मैं आगे चलता हूँ. ओके, जो नए बच्चे आ रहे हैं, दिस इज द करंट सिनेरियो. मैंने करंट सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दिया. इफ यू गाइस वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन, और हम आगे चलते हैं. History behind the conflict. अब जरा हिस्ट्री की तरफ चलें, because you cannot understand what is happening right now unless you know the historical factors of the conflict and why did this conflict occur. हिस्ट्री पे जाते हैं हम जरा. US had great plans for Venezuela. It did not happen out of the blue. ये पहले बता दूं आपको, US के बहुत ज्यादा प्लान्स थे वेनेजुएला के लिए, बहुत पहले से बात चल रही थी और ये करना ही था. और इट डिड नॉट हैपन. ये नहीं हुआ कि ट्रम्प ने डिसाइड किया और एकदम कहते हैं उन्होंने अटैक कर दिया. इट डिड नॉट हैपन आउट ऑफ द ब्लू. दे हैड ग्रेट प्लान्स एंड स्पेसिफिकली फॉर कैप्चरिंग मडूरो दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर लाइक 2-3 मंथ्स अगो. इससे पहले स्टार्ट कर दिया, और इससे पहले जो सारी हिस्ट्री थी उसके बारे में बात करेंगे. दे हैड डिप्लॉयड वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स, 25 से 2500 यूएस मरीज इन्होंने कहते हैं वहां पे डिप्लॉय किए. 2000 sailors, airplanes and army were also used in Puerto Rico. नीचे मैप देखिए जरा. That is Venezuela, जहाँ मडूरो की कहते हैं पिक्चर लगी हुई है. If you guys can see,
यहाँ पे इन्होंने सारे लेफ्ट एंड राइट वार्शिप्स अपने लगाए, यूएसएस लिबर्टी लगाए, और ऊपर जो सबसे ऊपर आप जो छोटा सा आइलैंड देखें, दैट इज पोर्टो रिको। So that is like part of Latin America and what's it called South America के हिस्से, वहां भी अमेरिका के ट्रूप्स डिप्लॉय थे। इन्होंने पूरा इंसर्कल किया इसको, वेनेजुएला को, हर तरफ से, और 3 महीने तक इन्होंने कहते हैं इंसर्कल करके रखा। दे इंसर्कल इट फॉर एटलीस्ट 3 months। 3 months के लिए इंसर्कल किया पूरे का पूरा वेनेजुएला को। इफ यू गाइस कैन सी, अपनी यूएसएस लिबर्टी लगाई, ऊपर सारे शिप्स लगाए, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग। ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ। अच्छा, और क्या क्या किया यूएस ने? यूएस had even deployed Tomahawk missiles and nuclear submarines। बट ये सब कुछ इन्होंने किया क्यों? इन्होंने फुल स्केल अटैक कभी भी नहीं करना था, बिकॉज इफ यू गाइस कैन सी, यूएस की मिलिट्री बहुत बड़ी है। इस पिक्चर में देखिए, वेनेजुएला ये जो पूरे का पूरा है, इसके आगे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 10-12 शिप्स लगाए हैं, और 2500 सोल्जर्स लगाए हैं, और सबमरीन्स लगाई हैं। वाई? बिकॉज दे, उनका शुरू से ही इरादा था हमने मोडेरो को कैप्चर करना है। इट वॉज नेवर अबाउट ड्रग कार्टल्स। अगला पॉइंट लिखिए, मोस्ट ड्रग्स, बड़ी जरूरी बात है, ड्रग कार्टल्स का ट्रम्प नाम देता है कि ड्रग कार्टल्स की वजह से किया नार्को टेररिज्म, ब्ला 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 एंड ऑल दैट स्टफ। नो, मोस्ट ड्रग्स एंटर द यूएस थ्रू द पैसिफिक कोस्ट। वो यहां से इस तरफ से कहते हैं मेक्सिको की तरफ से जाता है, वो वेनेजुएला से जाता ही नहीं है। आगे चलिए, मडूरो वाज ऑलवेज अ टारगेट। मडूरो, एक और बात याद रखिए, बड़ी जरूरी बात है, ट्रंप ने मडूरो की हाईएस्ट व्हाट्स इट कॉल्ड बिड रखी थी, बाउंटी, हाईएस्ट बाउंटी यूएस ने आज तक जो रखी है मडूरो के ऊपर रखी थी। Maduro had the highest bounty ever, even more than Osama bin Laden, Saddam and Baghdadi, a whopping $50 million। ये सारे कहते हैं नोट्स मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे किए हैं, बड़े ध्यान से इनको लिखिए, और ये बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स ये सारे के सारे। आगे हम जाके डॉक्ट्राइन की बात करेंगे, थ्योरीज की बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ कि सद्दाम हुसैन अकेले पे 25 मिलियन थे, ओसामा बिन लादेन अकेले पे 25 मिलियन थे, लेकिन $50 मिलियन ओसामा बिन लादेन, सद्दाम दोनों को कंबाइन करके अमेरिका ने आज तक इतनी हाई बाउंटी किसी पर नहीं रखी। और इसका इंटीरियर मिनिस्टर जो भी वेनेजुएला में मौजूद है, डिफेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर 25-25 मिलियन बाउंटीज की हेड मनी भी मौजूद है। यूएस नेम्ड वेनेजुएला ड्रग कार्टेल ड्रैगनोवा एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये स्पेनिश कहते हैं, उन्होंने कहते हैं एक वर्ड कॉल्ड ड्रग कार्टेल है, ये सिर्फ वहां ऑपरेट नहीं करती, इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन कोलंबिया, इट ऑल्सो ऑपरेट्स ट्रैंगनाग्वा नाम है इसका, बिकॉज स्पेनिश नाम है इसका। तो ये यहाँ ये ट्रैंगनाग्वा मोनोडोक्ट्राइन पर लास्ट पॉइंट है, ये वहां ऐसे ऑपरेट नहीं करता। इट ऑपरेट्स ऑल्सो इन व्हाट्स इट कॉल्ड कोलंबिया, इट ऑल्सो ऑपरेट्स ऑल ओवर लैटिन अमेरिका। लेकिन वेनेजुएला को टारगेट क्यों किया? अब चलिए जरा असल बात में, मोनोडोक्ट्राइन, अंकल सैम्स अनऑफिशियल हेजेमनी, ये यूएस हिस्ट्री से पॉइंट लिया मैंने। असल में अभी भी ट्रंप के बाद बयान वगैरह सुन रहे हो आप, यू लिसन टू ट्रंप, ही इज ऑलवेज सेइंग कि ये हमारी व्हाट्स इट कॉल्ड मनरो डॉक्ट्राइन, उसने मजाक से भी कहा था दिस इज डॉन रो डॉक्ट्राइन, इसका नाम बदल दें कि मैंने तो सिर्फ मनरो डॉक्ट्राइन को फॉलो किया। ट्रंप ने यही कहा कि मैंने सिर्फ मनरो डॉक्ट्राइन को फॉलो किया, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। मनरो डॉक्ट्राइन की हिस्ट्री को देखते हैं जरा हम। Presented in 1823 by President James Monroe। जेम्स मनरो ने ये डॉक्ट्राइन प्रेजेंट की थी उस वक्त 1823 में। बेसिकली डॉक्ट्राइन ये थी, यूरोपियन पावर्स शुड नॉट कॉलोनाइज और इंटरफियर इन अमेरिकाज एनीमोर। ये उनको डर ये था कि फ्रांस या बरतानिया से आजादी हासिल की है जिन मुल्कों से, खासतौर पर बरतानिया, खासतौर पर फ्रांस, इनको डर था कि उसको नेपोलियन का एरा गुजर चुका है, इनको डर था कि ये सारे के सारे दोबारा कॉलोनीज ना बना ले लैटिन अमेरिका में। तो इन्होंने कहा था कि यूरोपियन पावर्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इट विल सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इन्होंने कहा था द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाज क्लोज टू कॉलोनाइजेशन। अमेरिका वाले इलाके में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी आप कहते हैं कोई कॉलोनी नहीं आ सकते और हमारे बातों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, राइट? दैट वाज द मनरो डॉक्ट्राइन। और इसके जवाब में क्या था? इन रिटर्न यूएस विल नॉट कॉलोनाइज और इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स। इन्होंने कहा था कि वापसी पे हम यूरोप के जो कॉलोनियल पावर्स है उसके अंदर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहते हैं इंडियन सब पार्लियामेंट हुकूमत की, अमेरिका ने कोई इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की। पैलेस्टाइन वाला मसला हुआ, अमेरिका ने इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की। आगे चलिए, इट वाज बेसिकली डन टू कीप
Britain, Spain, and France from establishing new colonies in the American continent. ये थी मोनरो डॉक्ट्राइन। लेकिन अब जरा काम की बात सुनिएगा। But this attack has nothing to do with the crux of the Monroe Doctrine. इसका Monroe Doctrine से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। No European powers were involved in when अगर आप देखें Monroe Doctrine तो कहती है, अगर ऊपर वाला पॉइंट पढ़े कि European powers could not colonize or interfere in Americas anymore. But no European power were involved with Venezuela. कोई यूरोपियन पावर वेनेजुएला के साथ इन्वॉल्व नहीं थी। ये it is essentially a revision of the doctrine as US changes the doctrine according to its will. ये पॉइंट बड़ी ध्यान सुनिएगा। यूएस मोनरो डॉक्ट्राइन को बार बार बदलता रहता है अपने फायदे के लिए। डॉक्ट्राइन स्टेबल नहीं है और बार बार चेंज करते हैं उसको, जहां उनको लगता है उसको चेंज, जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। वैसे तो बात ये थी कि व्हाट्स इट कॉल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजेशन पे बात थी, तो इसका तो यूरोप से कोई ताल्लुक ही नहीं है वेनेजुएला का। तो फिर ये मोनरो डॉक्ट्राइन वाली बात कहां से आ गई? पेपर में बात जरूर लिखनी है। तो डॉक्ट्राइन अभी अमेरिका फॉलो कर रहा है। The doctrine, the new doctrine is simple. Anyone, any doctrine simple है ये। Any non-ally of the US cannot interfere, do deals with, or get close to any country in the hemisphere. अमेरिका के खिलाफ कोई भी नॉन एलाई कंट्री, चाइना, रशिया, ईरान, क्यूबा, एनीबॉडी, वो अमेरिकन हेमिस्फीयर में उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उनसे डील्स नहीं कर सकता और वर्सेस को उनके करीब भी नहीं जा सकता। ठीक है, वेदर इट्स लैटिन अमेरिकन स्टेट्स लाइक क्यूबा, पैनामा, कोलंबिया, कनाडा और ग्रीनलैंड, जो अमेरिका के अंदर नहीं है, जो नॉर्थ अमेरिका जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो उसके अंदर नहीं है। साउथ अमेरिका को, लैटिन अमेरिका हो गया, क्यूबा, पैनामा, कोई भी, ग्रीनलैंड, कनाडा, आप अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप गए, यू विल फेस द wrath ऑफ अंकल सैम। आगे चलिए। Basically, US saying that this region belongs only to us. If anyone even slightly interferes, we will use our military might, overthrow the regimes, plunder, destroy, kill. Past examples में देखिए, Cuban Missile Crisis, killing of Che Guevara, Nicaragua and Panama. USA ने पहले भी हरकतें की हुई हैं। Che Guevara को मारा था जब इसने कहते हैं व्हाट्स इट कॉल्ड नारा लगाया था मदरलैंड ऑफ डेथ। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर, हालांकि वो थी कोल्ड वॉर, लेकिन वहां पे मसला ये हुआ था कि यूएसएसआर ने अपने मिसाइल क्यूबा को दे दिए थे और वहां पे जाने का खतरा हो गया था। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात जा रही थी, यूएस ने वहां पे इंटरफेयर किया। निकारागुआ में रिजीम चेंज किया उन्होंने। पैनामा में से पहले अटैक किया था उन्होंने पैनामा प्रेसिडेंट को मारने के लिए, वहां पे भी उन्होंने किया था। यूएस हरकतें पहले कर चुका हुआ है। अब ये देखिए जरा, हाउ मोनरो डॉक्ट्राइन वाज अप्लाइड टू वेनेजुएला। अब मोनरो डॉक्ट्राइन को चेंज करके अब वेनेजुएला पे कैसे लगाया, इस पॉइंट पे आते हैं हम। चाइना एंड रशिया वर गेटिंग, असल मसला यहां से स्टार्ट हुआ था। अमेरिका ने वेनेजुएला पे कभी अटैक नहीं करना था अनलेस चाइना रशिया से करीब में आता। चाइना एंड रशिया वर गेटिंग क्लोज टू वेनेजुएला। वॉर ऑन ड्रग्स, नार्को टेररिज्म, ये सिर्फ इस वजह से दिखाया जा रहा है, इट इज ओनली, ये सिर्फ नाम लिया जा रहा है जस्ट टू जस्टिफाई द अटैक ऑन वेनेजुएला। कोई वॉर ऑन ड्रग्स नहीं है, कोई नार्को टेररिज्म नहीं है। नार्को टेररिज्म अगर है तो कोलंबिया में भी है, वॉर ऑन ड्रग्स अगर है तो मैक्सिको में भी है, ब्राजील में भी है। ये बात सिर्फ वेनेजुएला को टारगेट क्यों किया गया? द रियल रियलिटी इज चाइना एंड रशिया। अगेन द ग्रेट गेम। द सो कॉल्ड कार्टेल ऑफ द सन्स, जो नाम लगाया था अमेरिका ने, कार्टेल ऑफ द सन्स बनाई है वेनेजुएला के डिक्टेटर ने, पूरी की पूरी कार्टेल चला रहा है, डजंट इवन सीम टू एग्जिस्ट। पूरी की पूरी रिसर्च कर लें, पूरी की पूरी हिस्ट्री देख लें, पूरी की पूरी कोलंबिया में भी कार्टेल ऑफ द सन्स मौजूद ही नहीं। जैसे अमेरिका ने खुद ही नाम बनाया, खुद ही लगा दिया। असल मसला क्या था? Maduro was aligning with China and Russia. IR की टर्म Thucydides trap. Thucydides trap के मुताबिक when a hegemon, when a rising hegemon, जब rising hegemon एक rising hegemon rise करता है, the other hegemon जो पहले से hegemon मौजूद है, they are bound to collide. China and US are stuck in a Thucydides trap. They are always going to fight, no matter what. ठीक है? इसी तरह आप देखिए मडूरो किसके साथ लाइन कर रहा था? चाइना और रशिया के साथ। दोनों अमेरिका के एक्सट्रीम लाइक मुखालिफ हैं।
तो they could not bear that. एक और point, Russia was about to build an arms factory and China was buying oil from Venezuela despite US sanctions. US ने sanctions लगाई थी और चाइना वहां से ऑयल बायर कर रहा था और बिसाइड्स दैट रशिया वहां पे एक बहुत बड़ी कहते हैं एम्यूनेशन की फैक्ट्री बनाने लगा था। ये पॉइंट्स लिखिए हुए पॉइंट्स आपको बताएगा नहीं कोई, इंशाल्लाह ये पॉइंट्स मैंने बहुत रिसर्च और बहुत ज्यादा जगह से इकट्ठे किए हुए हैं और ये आपको इस लेक्चर के बाद यू विल नॉट नीड टू डू एनी रिसर्च ऑन यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट। आगे चलिए। यूएस फर्स्ट ट्राइड टू, इन्होंने शुरू में क्या किया, फर्स्ट ट्राइड टू ओवरथ्रो मडूरो बाय हैवी सैंक्शंस, गन बाय डिप्लोमेसी, व्हेन ऑल एल्स फेल्ड, जब सारा कुछ खत्म हो गया, जब उन्हें नजर आ गया कि और कुछ नहीं कर सकते, तब उन्होंने कैप्चर करने का फैसला किया। यूएस की पॉलिसी हमेशा ये होती है, सीआईए हमेशा ये करती है, पहले इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद दे व्हाट्स इट कॉल्ड सैंक्शंस को और बढ़ा देते हैं, फिर उनको व्हाट्स इट कॉल्ड कंट्री का पूरा एनसर्कल करते हैं, फिर रिजीम चेंज की कोशिश करते हैं विद इन, जैसे ईरान में कोशिश हो रही है आजकल। जब वो रिजीम चेंज फेल हो जाए फिर डायरेक्ट अटैक करते हैं जैसे सद्दाम पे किया। लेकिन अगर ऐसा इस वक्त मौजूद नहीं, इस वक्त नहीं करना था, ट्रम्प की पॉलिसी हमेशा ये थी कि डायरेक्ट उन चीज जगह पे अटैक करो जो रिजीम चेंज करनी है, उसको अंदर से बदल दो। एक नया प्रेसिडेंट ही सेट कर दिया है कि एक सॉवरेन स्टेट के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए आप, ये इनकी नई पॉलिसी है। आगे चलिए जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री समझिए वेनेजुएला की। यहां पे चलते हैं हम, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेनेजुएला। Venezuela has the largest oil reserves on the planet. Till 1970s, Venezuela had the highest GDP in Latin America. 1970s तक यूएस वेनेजुएला के हालात बिल्कुल ठीक थे। अब चले कि हालात खराब हुए कैसे थे, लेकिन पहले जरा हिस्ट्री जान लें। Venezuela had the highest GDP in Latin America till 1970s. But Venezuela से एक बात याद रखिएगा, वेनेजुएला का जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, इट इज हैवी, इट इज सावर एंड इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज। सऊदी अरब का ऑयल बहुत अच्छा है, इट नीड्स मेजर रिफाइनिंग। अभी रिफाइनिंग करता कौन था और करता कौन करने कौन जा रहा है दोबारा, ये बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़े काम के पॉइंट है ये। अमेरिकन कंपनीज एक्सन मोबिल, कोनिका फिलिप्स, शेवरॉन, शेल, ये रिफाइनिंग करती थी 1970 से लेकर 1980 तक, किसकी, वेनेजुएला के सारे ऑयल की। वेनेजुएला की ऑयल की रिफाइनिंग कौन करता था, अमेरिकन कंपनीज। आगे ना एमएनसीज घूम फिर के बाद वहीं पे आ गई ना। अब ये थी अमेरिकन कंपनीज, जो वहां की लोकल कंपनी थी वेनेजुएला की, उसका नाम है पीडीवीएसए। पीडीवीएसए वेनेजुएला ऑन ऑयल कंपनी, और ये दोनों मिलकर कारोबार कर रहे थे। ऑयल प्रॉफिट्स वर स्प्लिट बिटवीन 60-40%, 60% वेनेजुएला, 40% यूएस। ऑयल वाज टेकन, ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट करके क्रूड ऑयल वाज टेकन टू टेक्सास एंड लुइसियाना, यूएस की जो गल्फ स्टेट्स है वहां पे। यहाँ पे लगा था नियो मार्क्सिस्ट की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कि कोर किस तरह पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी को कहते हैं व्हाट्स इट कॉल्ड एक्सप्लॉइट करती है। अमेरिका वाज एक्सप्लॉइटिंग, अमेरिका वाज एसेंशियली एक्सप्लॉइटिंग वेनेजुएला। वही बात होगी कि उन्हीं से चीज ली, रिफाइन किया और उन्हीं को बेच दिया और दुनिया को खुद बेचा। इसे कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये लगेगी यहाँ पे। आगे चलिए, मसला कहां स्टार्ट हुआ, वेनेजुएला गॉट ह्यूज मनी बट दिस कॉज्ड मैसिव करप्शन, मिसमैनेजमेंट एंड ओवर डिपेंडेंस। अभी कल एक स्टूडेंट ने मुझे बड़ी मजे की टर्म बताई थी, द डच डिजीज। डच डिजीज ये होता है कि जब कंट्री एक चीज पे लग जाए तो उसी पे लग जाती है और बाकी सारी उसकी इकोनॉमीज कोलैप्स, बाकी सारी उसकी जो इंडस्ट्री होती है कोलैप्स कर जाती है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में ऑयल निकला, सऊदी अरब की मेजर एक्सपोर्ट किया ऑयल, दे डोंट हैव एनी अदर मेजर एक्सपोर्ट्स एंड जब एक कंट्री एक ही जगह पे लग जाए तो उसकी बाकी सारी की सारी इकोनॉमीज, बाकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर जाती है। ये डच डिजीज, वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। अच्छा, वेनेजुएला का था क्या, 90% ऑयल एक्सपोर्ट, 70% गवर्नमेंट बजट, 40% ऑफ द एंटायर जीडीपी, सारे का सारा वेनेजुएला का ऑयल से आता था। अब इन्होंने करप्शन की मसले की है, 70s में बहुत हालात ठीक चल रहे थे, लेकिन जो करप्शन सब मसले की है, इन्फ्लेशन एंड डेट बिगेन टू स्प्रेड। इन्फ्लेशन हो गई, इन्होंने कर्जे लिए और कर्जे बहुत ज्यादा हो गए। 1989 में वेनेजुएला गया आईएमएफ के पास पहला कर्जा लेने,
जैसे कि आईएमएफ के पास जाए, आईएमएफ हमेशा कंडीशनैलिटीज रखती है, जैसे पाकिस्तान में भी रखी है, आईएमएफ ने कंडीशनैलिटीज रखी। उन्होंने कहा सब्सिडीज डिक्रीज करें और सब्सिडीज खत्म करें, लोगों को ले ऑफ करें, लोगों को निकालें जॉब से, प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कम कर दें और टैक्सेस इंक्रीज कर दें। अब ये जब उन्होंने किया, पीपल गॉट enraged. Government does all the corrupt, government does all the corruption and we are the one who have to suffer. That is called elitism, जो पाकिस्तान में भी है और बाकी मुल्कों में भी है। वहां पर रॉयट स्टार्ट हो गई, डेडली रॉयट स्टार्टेड। इन सब रॉयट से 80s 90s के दरमियान 90s के दरमियान में सब मसले चलते रहे, बहुत ज्यादा रॉयट्स हुई और यहाँ से सोशलिस्ट निकला ह्यूगो शावेज। ह्यूगो शावेज arose from the ashes, जेल हुआ and then he became the president in 1998 elections. Socialist government established की। At the start it was all very good गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन 4 साल बाद ही 2002 के अंदर पीडीवीएसए वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। पीडीवीएसए के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। पीडीवीएसए क्या है? वेनेजुएला की लोकल ऑयल कंपनी। अब सोशलिस्ट था, डिक्टेटर था, he fired all of them. Experienced technical workers were fired. इसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। अब ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब इस नेशनलाइजेशन की बात की, वहां पे कंपनीज काम कौन कर रही थी जो हर्ट हुई? अमेरिकन। दिस हर्ट, ये मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा सारा, ये पॉइंट बहुत काम का, सुनिए। दिस हर्ट यूएस बैक्ड एक्सॉन, शेल, कॉनिको फिलिप्स। अमेरिकन कंपनीज थी, वहां पे काम कर रही थी, उसे नेशनलाइज कर दिया सारा कुछ, वो तो सारा मसला खराब हो गया, वहां से सारी बात ही ऑयल की थी। यहां से यूएस वेनेजुएला की व्हाट्स इट कॉल्ड मसला स्टार्ट हो गया। यूएस वेनेजुएला टेंशंस बिगेन, यहां से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, आगे क्या हुआ जी? लो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूएस, ह्यूगो स्टार्टेड सेलिंग, और जब इसको लो इन्वेस्टमेंट मिली यूएस से, उसे बायकॉट कर दिया एक तरह से। ह्यूगो ने लैटिन अमेरिका स्टेट्स को, क्यूबा, ये व्हाट्स इट कॉल्ड लैटिन अमेरिकन स्टेट्स होगी, पैनामा, सारी इनको बेचना शुरू कर दिया। इस सब मसले की वजह से यूएस के हालात खराब होते रहे वेनेजुएला के साथ। लेकिन आगे क्या हुआ, जो काम की बात है, 2013 में ह्यूगो शावेज 98 का आया हुआ है। ह्यूगो's regime व्हाट्स इट कॉल्ड बहुत बड़े डेट में चली गई, ऑयल रिजर्व ट्विंडल कर गया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका को तो बेच लिया, पूरी दुनिया अमेरिका सैंक्शन लगाई जा रहा था। शावेज साहब डिक्टेटर बन गए, बहुत जबरदस्त किस्म के डिक्टेटर बन गए। उसने प्रेसिडेंशियल टर्म भी खत्म कर दी, मीडिया को शट डाउन कर दिया, लेकिन अल्लाह की देखें, उसी साल अगले साल 2013 में मर गया। यहां से आया था, ये बच्चे काफी लेट आ रहे हैं। अच्छा, ये टू पावर कब, जब ये कहते हैं ये हमारे ह्यूगो शावेज साहब फोर्थ हो गए, निकोलस मडूरो ने आके फुल ब्लॉन्ड डिक्टेटरशिप लगा दी। 2016 में दोबारा प्रोटेस्ट हुए, उसने सारों को क्रश कर दिया। और 2015 में पहली कहते हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया और वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगा दी। यहां पे मसले स्टार्ट हुए थे, यहां से बात स्टार्ट हुई थी। अब अगला पॉइंट करेंगे, यूएस स्टार्ट्स टू फाइट वेनेजुएला। कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह बात चली? अच्छा, यहां तक अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। एंड पे मैं 10 मिनट दूंगा आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। If anybody has any questions till now, you can ask. नहीं सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है? जी सर। चलो, गुड हो गया। ओके, यूएस स्टार्ट्स टू फाइट वेनेजुएला। यहां पे आते हैं हम जरा। ट्रंप की पहली टर्म, ओबामा साहब चले गए, ट्रंप की पहली टर्म आई। ट्रंप ऑलवेज वाज एन इकोनॉमिक व्हाट्स इट कॉल्ड, उसका इकोनॉमी से ही लेना देना होता है और इकोनॉमिक बात ही करता है। ये जब भी सैंक्शन लगाएगा इकोनॉमी से स्टार्ट करेगा। ट्रंप की पहली टर्म आई, पुट एक्सट्रीम सैंक्शन ऑन वेनेजुएला।
उसका काम ये था, दे वांटेड टू फोर्सफुली रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस। असल काम क्या था, रिजीम चेंज बाय इकोनॉमिक प्रेशर। ये असल बात थी कि रजीम इतना प्रेशर डाला रजीम के ऊपर कि लोग तंग आके कहे यार दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से, दैट दे विल कॉज सो मच प्रेशर कि ह्यूगो चावेज की अपनी आवाम के खिलाफ खड़ी हो, जैसे ईरान के साथ कर रहे हैं इस वक्त। That is always the case. They always do this. Americans and Israelis always do this. They have from the start regime change का एक पूरा फॉर्मूला होता है इनके पास और उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी कंट्री में regime change होने वाला ना, आपको साल पहले पता चल जाएगा बड़े आराम से। और पाकिस्तान में भी अगर कभी होना हुआ मैं पहले बता दूंगा, क्योंकि इनका एक ऑपरेशन होता है और उसी को लेकर चलते हैं। अच्छा, regime change का इकोनॉमिक प्रेशर। 2018 इलेक्शंस दोबारा हुए। अच्छा आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, 2018 में इलेक्शन दोबारा किए इसने, अपने क्या नाम है, मडूरो साहब ने, लेकिन उन्होंने ह्यूज इरेगुलरिटी सी और उसने अपोजिशन को बैन कर दिया था। अब यहाँ पे ब्लॉक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ब्लॉक पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट हुई। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन, यूएस के अलावा सारे के सारे इन्होंने डिक्लाइन कर दिया 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट को। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। एक्सेप्ट किसने किया? रशिया, ईरान, क्यूबा, चाइना। ब्लॉक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। मडूरो की साइड कौन ले रहा है? एंटी अमेरिकन ब्लॉक। मडूरो के खिलाफ कौन जा रहा है? अमेरिकन ब्लॉक, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन। और उसके व्हाट्स इट कॉल्ड, खिलाफ कौन है? एंटी अमेरिकन ब्लॉक। नाउ इट्स द फ्लैश पॉइंट। 2018 में फ्लैश पॉइंट बन गया था पूरे का पूरा। कोल्ड वॉर 2.0। ट्रंप ने दोबारा सैंक्शन लगाई 2019 में। इन्फ्लेशन और ऊपर चली गई, करेंसी बिकेम वर्थलेस और 2022 में 50% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी। ट्रंप साहब चले गए, आए बाइडेन। डेमोक्रेट्स की बात जरा सुनिएगा। दे टेंड टू फेवर इमिग्रेशन। डेमोक्रेट्स आर लेफ्टिस्ट, फार राइट फार लेफ्ट वाली बात। डेमोक्रेट्स आर लेफ्टिस्ट, दे टेंड टू फेवर इमिग्रेशन। बाइडेन साहब ने वही काम किया। उन्होंने ह्यूज माइग्रेंट्स को वेनेजुएला से, जो वेनेजुएला तंग आई थी, उन्होंने यूएस में अलाउ कर दिया। आप आ जाए यूएस। अनडॉक्यूमेंटेड वेनेजुएला के लोग कहते हैं यूएस बढ़ गया, कुछ उसका जरिए है शिप के जरिए, कुछ बोट्स के जरिए, कुछ मैक्सिको के जरिए है, जो है वॉल बाद में हमने बनाई थी सारी बात। अब यहां से मसला एक और स्टार्ट हो गया। बाइडेन तो आ गया, चाइना भी साथ आ गया था 2021-2022 के अंदर। चाइना स्टार्टेड बाइंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। चाइना ने ऑयल बाय करना शुरू कर दिया वेनेजुएला से, और वहां पे इनको अमेरिका को डर लगा, इट इज गोइंग टू बिकम पावरफुल अगेन। हमने इतनी सैंक्शन लगा के, इतनी मेहनत करके इसको तबाह किया, अब ये चाइना से ऑयल बाय कर लेगा तो फिर पावरफुल हो जाएगा। दूसरी तरफ रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। ये सारी जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे टाइड होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जेम है लेक्चर। आपको बड़े मजे का लेक्चर मिल रहा है और ये कभी अकेडमी में किसी ने दिया भी नहीं अभी तक। तो अब देखिए जरा, बाइडेन ने जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, इसने कहा यार हम नए वॉर फ्रंट्स खोलने की बजाय इनको ईज करते हैं। इसने टेंशन ईज करने की कोशिश की कि इसके साथ, ये हमारे मडूरो साहब के साथ, ही अलाउड शेवरॉन टू वर्क इन वेनेजुएला अगेन। इसने शेवरॉन, जो अमेरिकन कंपनी जो पहले काम करती थी, इसने दोबारा अलाउ कर दिया कि जाए आप काम करें अमेरिका के अंदर। दोबारा काम सेटल हो गया था वक्ती तौर पे, लेकिन मडूरो साहब को सुकून नहीं था। मडूरो स्टार्टेड अनदर इशू। ये है मेजर एक और इशू जिसकी वजह से वेनेजुएला पे अटैक करना पड़ गया अमेरिका को। अब वो क्या है जी? द गयाना टेरिटरी। उस पर आते हैं। इससे पहले कोई क्वेश्चन? सही हो रहा लेक्चर अभी तक? जी सर। चलो थैंक यू। ओके, द गयाना टेरिटरी क्या? गयाना टेरिटरी जिस तरह पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ है ना, उसी तरह गयाना इसका साथ वाला इलाका है वेनेजुएला के। इट इज ए कॉलोनियल एरा डिस्प्यूट। शुरू से जा रहा है वेनेजुएला और गयाना में, शुरू से मसला है कॉलोनियल एरा से, लेकिन इट इज ए नेबर ऑफ वेनेजुएला। इन 2023 मडूरो साहब ने कहा कि मैं गयाना पे इन्वेट कर दूंगा
और गयाना को व्हाट्स इट कॉल अपने कब्जे में ले लूंगा। अब गयाना गयाना जो है कंट्री दैट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स। अब यूएस को गया यार उधर भी ऑयल जा रहा है साडा वेनेजुएला तो गयाना ने भी कब्जा कर लिया, साडे को की बचेगा। वहां पे मसला ऑयल इज द किंग, ऑयल इज द किंग, यह बात याद रखिएगा। उनको ये समझ आई कि यार तो ये वहां पे भी कब्जा कर लेगा, चाइना यहाँ आ गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्होंने गयाना वालों ने जब गयाना पे अटैक होने की बात हुई, यूएस कुड नॉट रिस्क दैट एट ऑल, क्योंकि वहां पे कौन ऑपरेट करता है, वहां से ऑयल निकाल कौन रहा है, एक्सन मोबिल, वही कंपनी जो अमेरिका में पहले वेनेजुएला में ऑपरेट करती थी। देखिए कहां की बात कहां आके मिल रही है। गयाना इज ए यूएस एलाय, अनदर फ्लैश पॉइंट। बाइडेन ने फिर सैंक्शन लगाई बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन नहीं फर्क पड़ा। 2024 में वेनेजुएला में दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा कंट्रोवर्शियल। अब आते हैं हम इस सिनेरियो पे जो 2024 वाला सिनेरियो। अब सारे लेक्चर को आपकी समझ आना शुरू होगी जरा इजी से। मुदोरा साहब ने विक्ट्री डिक्लेयर की बाय 51%। जो एडमुंडो गोंजालेस ही क्लेम्ड विक्ट्री, जो अपोजिशन लीडर था उस वक्त का, जो इस वक्त भी अपोजिशन लीडर है, और वो उसने विक्ट्री क्लेम की कि नहीं आपने गलत की है, मैं असल में लीडर हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा ब्लॉक पॉलिटिक्स दोबारा स्टार्ट हो गई। रशिया, चाइना, ईरान, क्यूबा, इन्होंने अगेन मडोरो को कहा कि मडोरो इज द राइट प्रेसिडेंट, और गोंजालेस को कहा कि नहीं, और गोंजालेस को किसने रिकॉग्नाइज किया, यूएस और उसके एलाइज दोबारा उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पे दोबारा फ्लैश पॉइंट, दोबारा कोल्ड वॉर 2.0 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वही वाली बात चली। गोंजालेस साहब स्पेन भागे हुए हैं, स्पेन बैठे हुए हैं। ट्रंप ने दोबारा सैक्शन, अब यहाँ मसला हुआ, ट्रंप की बात समझ आ गई, सैक्शन लगाई, ट्रंप ने सैक्शन लगाई, फेल्ड। बाइडेन ने सैक्शन लगाई, फेल्ड। ट्रंप ने फिर सैक्शन लगाई, फेल हो गया। चाइना इन्फ्लुएंस का रशिया, और रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ी जा रहा था। जो मार्को रूबियो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको कहते हैं कि ये ना व्हाट्स इट कॉल्ड बिग ऑयल कंपनीज है ना, उनका एक स्पोक्स पर्सन, उनका माउथ पीस है। इसको कांग्रेस में लाया इस वजह से गया, और बहुत बड़ा ये सपोर्टर है ऑयल कंपनीज का। सम कॉल हिम देयर एजेंट, मैंने देर के स्पेलिंग में देखी हुई है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डाला ट्रंप के ऊपर कि वेनेजुएला पे अटैक करो, क्योंकि इनके व्हाट्स इट कॉल्ड मफादात इनके साथ लगे हुए हैं। ट्रंप ने शुरू किया, रिपोर्टिंग किया सारे माइग्रेंट्स को, यूएस के जो वेनेजुएलन्स के लोग थे सबको माइग्रेट वो रिपोर्ट किया। नाउ द टाइम वाज नाउ, द यूएस वांट्स अ फ्रेंडली रिजीम। अब वक्त आ गया है कि यूएस को नजर आ गया कि हमने पुरानी रिजीम को हटा के अपनी मर्जी की रिजीम लानी थी, उस पर से अटैक किया। कॉजेस क्या है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कॉजेस, मैंने जरा इसको पूरी की पूरी वर्ड कॉल बनाई हुई है। कॉजेस क्या है जो यूएस के अटैक के हैं वेनेजुएला पे, दोबारा रिपीट कीजिएगा आप लोगों के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गयाना, द नेबरिंग कंट्री, एमएनसीज, एक्सॉन, शेल, कोनिका ब्लू और कोनिका फिलिप्स, ऑयल, इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, चाइना, Guyana and Venezuela oil will help US and Europe. These are the causes in a nutshell. ये causes स्क्रीनशॉट कर ले, लिख ले, याद कर ले, समझ ले, ये वो causes हैं सारे के सारे जिसकी वजह से यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया है। That these are all the causes. Mines and minerals, जो वहां पे mines and minerals भी हैं, वो हेल्प करेंगे किसको, टेक ओलिगार्क्स, इन्हें कहते हैं टेक ब्रोस, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये ओलिगार्क्स हैं। जो फाउंडर है पेपैल का, उसके साथ इलॉन मस्क के साथ एक और बंदा है, सैम आल्टमैन आई थिंक है नेम, जो एआई का क्रिएटर, चैटजीपीटी का क्रिएटर है, सैम आल्टमैन। ऑल दीज पीपल हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन जेडी वैंस। जेडी वैंस इज आल्सो अ टेक ब्रो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज आल्सो अ टेक ब्रो। ये ओलिगार्की अमेरिका में बैठी हुई है जो दुनिया पे अटैक्स करवा रही है एआई के लिए, ऑयल के लिए और माइंस एंड मिनरल्स के लिए। ये बात याद रखिएगा। एक और इन्फ्लुएंस देखिए जरा, नेतन्याहू visited Trump a week before the attack. वो कहेंगे नेतन्याहू का इसमें लेना देना, नेतन्याहू का बहुत कुछ लेना देना। Israel has one of the largest, बल्कि कहने सारी वहां पे चिप्स, ये जो आईफोन की चिप्स वगैरह, हमारे सब फोन्स की चिप्स बनती वहीं पे हैं। तो अगेन नेतन्याहू has a lot of interest, और नेतन्याहू literally controlling America right now because of the Epstein files.
वो एक अलग लेक्चर पूरे का पूरा एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर पूरे का पूरा लेक्चर होगा कि किस तरह ट्रम्प ने एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर से वो चीज हटाने के लिए, बिकॉज उसका नाम उसमें आ गया और ही इज अ पेडोफाइल, तो वहां से जब एक पब्लिक लीडर्स क्या करते हैं, पब्लिक लीडर्स जब भी अपने मुल्क में कोई मसला होता है दूसरे मुल्क में अटैक करते हैं। मोदी ने जब भी इलेक्शन होने होते हैं पाकिस्तान में अटैक कर देगा, कोई भी पब्लिक लीडर होगा, वो जब अपनी हुकूमत आती नजर आएगी ना, दूसरे का इल्जाम लगा के दूसरे का बुरा भला कह के वो अपनी गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश करेगा। ट्रम्प डिड द सेम। अच्छा, एक और बड़ा मजे का पॉइंट है, जरूर लिखिए, ईरान वाज मेकिंग ड्रोन्स विद वेनेजुएला। ईरान न्यूक्लियर ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सेल कर चुका हुआ है, स्मॉल ड्रोन स्पेशली। तो ईरान वेनेजुएला के साथ ड्रोन्स बना रहा था, अमेरिका एक बिल्कुल भी कबूल नहीं था, और नेतन्याहू को तो बिल्कुल कोई नो वे, ही इज नॉट गोइंग टू लेट ईरान व्हाट्स कॉल्ड गो इवन 1 इंच अहेड। अच्छा जी, अब ट्रम्प के जो ऑपरेशन की डिटेल्स सुनिए जरा। ट्रम्प डज नॉट लाइक टू डू फुल स्केल वॉर्स। ट्रम्प वो बंदा है फुल स्केल वॉर नहीं करता, ये शुरू से इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। He always does small scale attacks. Tomahawk missile attack ऐसा जो प्रेसिडेंट था मिसरी होगा 2017 में, बगदादी जो अबू बकर बगदादी ये जो आईसिस का चीफ था, उसको मराया सीरिया में मिसाइल अटैक कर दी। लिमिटेड ऑपरेशन। 2020 कासिम सुलेमानी ईरान का जो पासदान इनकलाब द IRGC कोप का जनरल, टॉप जनरल, किस तरह मरवाया? अटैक। यमन पे अटैक कराया, हुतीस पे अटैक कराया, पूरी वॉर नहीं कराई। और ईरान पे जो पिछले दफा अटैक किए थे, इसने भी ये 2025 में जो किए हैं थोड़े ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये भी इन्होंने ट्रंप ने क्या किया था? लिमिटेड अटैक्स, पूरा वॉर नहीं करता ट्रंप, ये ट्रंप की हिस्ट्री है। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है? अब की बात करते हैं हम जरा, व्हाट आर द फ्यूचर सिनेरियोस। बड़े मजे के सिनेरियोस है, बड़े ध्यान से लिखिएगा, और ये आगे क्या होना है आपको पहले ही पता चल जाएगा, और ये पेपर में लिखेंगे आपको मार्क्स देगा कि बच्चे को इतना अंदाजा है कि आगे क्या हो सकता है इस ट्रंप की इस हरकत की वजह से और अमेरिका की हरकत की वजह से। बेसिकली यूएस हैज सेट अ न्यू प्रेसिडेंट, एक नया प्रेसिडेंट यूएस ने बना दिया। यूएस हैज सेट नाउ सेट अ न्यू प्रेसिडेंट। अब क्या हो सकता है? ज़ेलेंस्की, रशिया अगर ज़ेलेंस्की को अगवा कर ले तो क्या जस्टिफिकेशन होगी अमेरिका के पास? यूरोपियन यूनियन कहेंगे आपने इसको अगवा किया था मडूरो को, हमने ज़ेलेंस्की को उठा लिया। चाइना कैन अटैक ताइवान, चाइना कहेगा अब आप पूरे के पूरे रीजन पे अटैक कर सकते हैं, पूरे के पूरे प्रेसिडेंट को हम ताइवान पे अटैक कर देते हैं। इजराइल इज ऑलरेडी डूइंग अ regime change in ईरान, इसराइल अभी भी एक regime change ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Yes, they are backed by Israelis. Yes, they are backed by Mossad. Yes, people of Afghanistan are involved in that. Yes, Indian intelligence law is involved in that. Regime change अभी चल रहा है ईरान में, और हो सकता है ये हो भी जाए। बहुत शदीद सीवियर किस्म के बुरे हालात चल रहे हैं ईरान में, तो यूएस ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। ये वाला पॉइंट लिखिए जो मैंने ये लिखा हुआ इसके अंदर कैपिटल और कैपिटल में, नियो रियलिज्म प्रिवेल्स। नियो रियलिज्म क्या है? आईआर के मुताबिक states look for their own benefit, do not care about anything else. States are selfish, they look for their own benefit. Neoliberalism theory कहती है states अपने benefit देखती हैं, that's it. US and Israel will maintain their areas of influence. Neoliberalism global world order में prevail कर रहा है, US और Israel उसके allies अपना area of influence, जो US का area of influence है सारा ग्रीनलैंड, सारा कनाडा, सारा लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इजराइल अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सारा मिडिल ईस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एंड दे विल डू इट थ्रू ब्रूट फोर्स एंड regime चेंजेस। आगे भी regime चेंजेस और भी होंगी, ये बात याद रखिएगा। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऑयल इज किंग, और ट्रम्प का नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल। ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब कि ड्रिल करेंगे, ऑयल निकालेंगे, एंटी क्लाइमेट चेंज। ओलिगार्क्स जो ऊपर बैठे हुए हैं, टेक ब्रोस विल प्लंडर द अर्थ फॉर एआई एंड देयर यूटोपियास। एआई को मजबूत करने के लिए, बिकॉज एआई चलाने के लिए लिथियम और ये सारे के सारे माइंस एंड मिनरल्स चाहिए। बिसाइड्स माइंस एंड मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, नीड अ लॉट ऑफ वाटर
एंड आप एआई पे छोटा सा भी सर्च करते हैं ना, तो इतना पानी वो कहते हैं जो कंप्यूटर्स वहां पे अमेरिका दूसरी जगह पे लगे हुए हैं जो वो सुपर कंप्यूटर्स, उनको इतना वो हीट हो जाते हैं, उनको कूल डाउन करने के लिए पानी यूज करते हैं। तो उस पानी के लिए जाहिर बात है अब अमेरिका अपना पानी तो नहीं जाया करेगा, दूसरी कंट्रीज का पानी जाया करेगा, तो अमेरिका अपनी चीज क्यों जाया करे? सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड वॉर 2.0। द रूल्स ऑफ द गेम हैज चेंज्ड। क्यों? अमेरिका अब जो प्रेसिडेंट सेट कर दिए, रूल ऑफ द गेम बदल गए। आपने एक सदर को उठा के ले गए और अपने फेक चार्जेस उठा के आपने उठा के ले गए। इस तरह कल चाइना या कोई भी कंट्री, बड़ी कंट्री, किसी भी छोटी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाए, फर्क कर दे, क्या करेंगे आप? द रूल ऑफ द गेम हैज चेंज। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू लिबरल्स ने वर्ल्ड बनाया, जो अमेरिका ने क्रिएट किया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, इट इज कोलैप्सिंग। मार कौन रहा है? जॉन जे मेयरशाइमर is one of the leading what's it called scholar और अमेरिकन, इन्होंने हिस्ट्री और अमेरिकन के इन्होंने बुक भी जूस लॉबी, जो अमेरिकन की फेमस बुक है, द इजरायली लॉबी, जो कहा था जूस लॉबी कहा था, और इनकी बड़ी जबरदस्त बुक है, जरूर पढ़िएगा। He is saying liberal world order that the US built is being killed by US. John J. Mearsheimer. UN is now a joke. US has decided to withdraw its funding. अब यूएन से भी निकल गया, आपको पता होगा। अगले टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट्स इंक्लूड ईरान, ग्रीनलैंड। अभी ये वेनेजुएला पेशा पुरानी, वो ग्रीनलैंड की बात पहले कर रहा है, एंड पॉसिबली डेनमार्क, पॉसिबली कोलंबिया। कोलंबिया भी इसमें आ सकता है। अब मैं एक बड़ा मजे का पॉइंट बताऊंगा ऐड करने से पहले लेक्चर, कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपने आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, करंट अफेयर में भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, यू कैन इवन यूज इन पॉलिटिकल साइंस। आप ये आर्ग्यूमेंट पेपर में लिखिएगा, इमेजिन, ये वेनेजुएला अटैक से पहले, इमेजिन इफ रशिया और एनी अदर नॉन एलाई ऑफ द यूएस kidnaps a president of a small country and parades him in New York like the US did. कहे आज रशिया या कोई और पावरफुल कंट्री किसी छोटी कंट्री के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले, तो विल यूएस, यूएन एंड नेटो जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द शो? क्या आपका क्या ख्याल है कि यूएस, नेटो और यूएन चुप करके बैठेंगे? वो तबाही मचा देते हैं, वो दुनिया का बड़ा गर्क कर देते हैं। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, 2 दिन में पाबंदी लगी सारे के सारे। इसराइल पे अभी तक पाबंदियां नहीं लग रही। हिपोक्रेसी देखिए आप इन लोगों की। Netanyahu is a war criminal. He is declared war criminal. वो ट्रम्प के पास बैठा होता है, बट नहीं, पुतिन इज अ वॉर क्रिमिनल। ये हिपोक्रेसी है। रशिया अब आगे क्या होगा? रशिया आएगा एंड इट कैन बिकम मेसी, वर्ल्ड वॉर 3 और पोटेंशियल न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मैंने सारे ऊपर बताए हैं। सो दिस वाज माय लेक्चर, होप यू गाइस लाइक्ड इट। हन्नान हारिद, ये मेरा लेक्चर था। कोई क्वेश्चन आप बच्चों का? आई विल बी 5 मिनट्स ऑफ ऑल द लेक्चर। अब मैं आपको 5-10 मिनट देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए इस बारे में, लेक्चर के बारे में। अपना नाम बताइएगा पहले। जी बच्चे कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. Sir, my name is Vaibhav Shahid and my question is कि sir इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरह आ सकता है पेपर में? क्वेश्चन आईआर, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस में इस तरह आ सकता है। आईआर में तो इस तरह आ सकता है, व्हाट आर द फ्यूचर implications of US Venezuela attack, US Venezuela conflict on the world. करंट अफेयर्स में impacts on पाकिस्तान आ सकता है, impacts on US Venezuela conflict, impacts on the new what's it called new world order के बारे में बात आ सकती है। Besides that, they can ask कि what's it called the new president that the US has set. इसी तरह की implications पर सीएसएस में कभी एक सवाल नहीं देगा, वो 2 सवालों को जोड़ के देगा। वो इस तरह करेगा कि फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट में आ जाएगा, यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी व्हाट्स इट कॉल्ड these are very turbulent times, इस तरह करके पूरे स्टेटमेंट में आएगा। आगे फिर आपसे पूछेगा व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑन द वर्ल्ड, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑन व्हाट्स इट कॉल्ड पाकिस्तान,
what are its implications on the region or US China rivalry, new world order? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है. Any other question? जी से पूछे. इसकी स्लाइड्स मिल जाएंगी? स्लाइड्स यस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक हो जाएगा. थैंक यू सर. और कोई क्वेश्चन? I'm giving you 1 minute. If you have any question, you can ask. Then I'll end the lecture. अस्सलाम वालेकुम. जी सर. My name is Akshay. सर ये जो वॉर्स होंगी आगे में भी कोई भी अगर कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कैप्चर करना चाहेगा, क्या वो इकोनॉमिक रहेगी या फिर एटॉमिक होने का चांस भी है? आप कह रही है कि इकोनॉमिक वॉर होगी कि एटॉमिक वॉर होने का जी चांस है? सर. एटॉमिक वॉर देखिए वो अगर हुई तो वो तो अमेरिका भी गया ना. तो दिस इज द मेजर थिंग कि एटॉमिक वॉर अगर व्हाट्स इट कॉल्ड मैं कोट पढ़ा था, इफ यू वांट टू गिव द नोबेल प्राइज, गिव द नोबेल प्राइज टू द एटॉमिक बॉम्ब. क्यों? द एटॉमिक बॉम्ब हैड प्रिवेंटेड वर्ल्ड वॉर 3. देखिए वर्ल्ड वॉर 3 या अगर डायरेक्ट अटैक होगा, न्यूक्लियर वॉर नहीं तो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी. अगर हुई तो ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, बस अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह रह जाएगा. सीधी सी बात है. बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू बी 5 बिलियन लोग तो इंस्टेंटली मर जाएंगे और ये बड़ी पावर्स आपस में नहीं लड़ेंगी. ये पहले होगा इकोनॉमिक वॉरफेयर जैसे पहले का चल रहा है, लेकिन एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो छोटे कॉन्फ्लिक्ट है वो निकलेंगे जरूर. यूएस चाइना का मान हमला कर सकता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर सकता है, उनके लीडर को उठा सकता है. बिसाइड दैट रशिया ज़ेलेंस्की को उठा सकता है. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो और व्हाट्स इट कॉल्ड खराब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैज सेड. आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, जैसे इन्होंने न्यूयॉर्क हाउस में सद्दाम हुसैन के वक्त इन्होंने कहा था कि हमने अपना सेल्फ डिफेंस किया, हमें वेपन में मार्च डिस्ट्रक्शन का खतरा था वहां पे, जो अमेरिका ने बेस्ट डॉक्ट्राइन से करते हैं. तो इन्होंने सर एंटीसिपेटरी अटैक बना दिया, सेल्फ डिफेंस वाला. इजराइल ने यूज किया, उसको मिसयूज किया, उसको मिसयूज किया. कई और कंट्री, इंडिया ने मिसयूज किया कि हमें पाकिस्तान से डर है, हमने पहले अटैक कर दिया. एक डॉक्ट्राइन बना दी ना अमेरिका ने, तो उसको दूसरे मिसयूज करते हैं. इसी तरह चाइना रशिया मिसयूज करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर. Okay, बच्चों, if you don't have any other question, then I'm going to end the class. और इसकी मैं PDF फाइल पूरी की पूरी आपको सेंड कर दूंगा. जिन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगेगा मुझे मैसेज कर दें, उनको मैं सेंड करूंगा, क्योंकि 15 बच्चे लगे मेरे हम शुरू में 20-30 आए थे. जिन्होंने पूरा लेक्चर लिया मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा एक, इसकी पूरी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा. होप यू गाइस लाइक इट. और जिस ग्रुप से आप आए हैं इस ग्रुप में अगर आप अपना फीडबैक दें तो बड़ा इट विल बी मैटर टू मी अ लॉट, बिकॉज़ पे काफी मेहनत की है मैंने. एंड इफ यू कैन सी पूरी की पूरी मैंने इसके अंदर पॉइंट्स और सारी हिस्ट्री सारी बातें. तो wherever whichever group you came from, CSO from everyone, जो मेरा अपना ग्रुप है उसके अंदर से any other group chats, just give the feedback and that will be very much appreciated. Hope you guys like the lecture. See you soon. Next time. Allah Hafiz. इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़ सर. Allah Hafiz.